हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और अध्याय नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन एनसीईआरटी की किताब से प्रश्नावली 13.1 पढ़ाने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं। भाई पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए, जो ये अध्याय है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहते थे, अभी भी कहते हैं। शुरू में जब ये मिला था तो ये बहुत मुश्किल बताया जाता था। जब मुझको हाई स्कूल में मिला था 2010 में, बहुत ज़्यादा मुश्किल बताया जाता था। कहा जाता था कि ये समझ में नहीं आता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हाँ, थोड़ी बहुत तो ये सच्चाई है इसमें कि ये जो प्रश्न होते हैं इसके कुछ होते हैं जो ऐसे समझ में नहीं आते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल बहुत आसान होते हैं, बहुत ही प्यारे सवाल होते हैं। जैसा कि इसी प्रश्न में कहा गया है, दो घन की बात कर रहे हैं। हम केवल एक घन की पहले बात कर ले, घन के बारे में जान लें। घन होता क्या है? देखिए, एक ऐसी आकृति होती है जिसके सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक जैसा कुछ दिखाई देता है, यही होता है अपना घन। अब इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी को a मान लिया जाता है। और इसका जो भुजा होते हैं उसको भुजा कह देते हैं, भुजा। ठीक है, उसको बेसिकली हम भुजा कहेंगे तो वो a कहेंगे। और इसके आयतन की अगर बात करें तो वो क्या हो जाता है? a क्यूब हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात होती है। आधार का क्षेत्रफल देखिए, लंबाई और चौड़ाई जो है वो a और a है, इन दोनों को गुणा किया a स्क्वायर हो गया। ऊंचाई जो a है उसका गुणा कर दिया, ठीक है, a क्यूब बन गया। ये हो जाता है इसका आयतन। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की आप बात करें तो आगे वाला जो पृष्ठ है वो a गुणते a दिखाई देता है, ठीक है, a स्क्वायर। और ऐसे कुल मिला के कितनी फलकें हैं, कितनी सतहें हैं इसकी, कितने पृष्ठ हैं इसके, ये जब गिनने की बात आ जाती है तो कई बार कई लोग धोखा खा जाते हैं। धोखा खाने की कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक डिब्बा ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्याही का डिब्बा है, हम इसी को देख लेते हैं। और ठीक है, ऊपर वाली सतह, नीचे वाली सतह, सामने की, पीछे की, दाएं की, बाएं की, टोटल 6 सतहें होती हैं। अब चूंकि ये घन है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, ये घनाभ की आकृति है। ठीक है, इसे घनाभ कहेंगे, जिसमें ये जो सबसे बड़ी भुजा दिखाई दे रही है ये लंबाई हो जाएगी। और नीचे ही अगर आप देखेंगे तो ये चौड़ाई कहलाएगी। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। और आप कहेंगे कि ये इतना ऊंचा है, इसको ऊंचाई कह देंगे। अब घन में यही सारी चीज़ें बराबर होती। एक बार घनाभ का चित्र भी आपको बनाकर दिखा देते हैं, उसके बारे में भी बता देते हैं कि उसकी क्या क्या भुजाएं होती हैं। देखिए, ये जो हमने हाथ में पकड़ा हुआ है ये घनाभ की आकृति के घनाभा का डिब्बा है। और जब इसको चित्र बनाया जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखेंगे, ऐसा है। ये जो सबसे बड़ी भुजा है ये वाली, इसको हम लंबाई कहते हैं। और इधर साइड वाली जो ये जो दिखाई दे रही है इसको हम चौड़ाई कहते हैं। और ये जो ऊंचाई, ये देखिए, एक ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, टोटल 4 ऊंचाइयाँ होती हैं। तो ये जितना सब दिखाई दे रहा है सब ऊंचाई है। तो एक जगह हम ये चीज़ लिख लेते हैं। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिखाई दी गई। अब अगर इसके आयतन की बात करें, आयतन का मतलब देखिए, यहाँ पे स्याही है, इसके अंदर हवा भरी है, कितनी हवा भरी गई है, या फिर कितनी स्याही आ सकती है, या फिर मिट्टी भरना चाहते कितना मिट्टी आ सकती है, उसका मात्रा निकालने के लिए हमको इसके आयतन की ज़रूरत होती है। तो जो आयतन निकलता है वो क्या होता है? बेसिकली हम कह सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल, या आधार लंबाई गुणते चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल हो गया, उसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो आयतन मिल जाएगा। तो इसका आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा LBH। बहुत साधारण सी बात, बहुत साधारण सा सूत्र होता है। आपको ये 7वीं या 6वीं से ही रटाया जाना शुरू कर दिया जाता है। आपको ये बहुत बार मिल चुका है पढ़ने के लिए। तो इस बार भी वही है, पर इसमें सवालें थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। बेसिक तरीके हम बता रहे हैं इस सवाल को हल करने का। देखिए, इसमें क्या है, सरल सवालें नहीं है। सरल सवालें कक्षा 6-7 में मिलती हैं, जिसमें हमसे कहा जाता है कि हम अगर आपको एक घन देते हैं, घन की भुजा कह रहे हैं कि घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो आप इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आयतन। ये कक्षा 5-6-7 में आपको मिल जाती है बहुत अच्छे से करने के लिए। तो अगर भुजा आपको 5 दी है, 5 × 5 = 25, 25 × 125 कर देंगे।
तो ये क्या हो गया, आपका आयतन हो गया। या फिर आपको आयतन दे दिया गया होता है और आपको भुजा निकालने कह दिया जाता है, तो दोनों चीज़ें होती रहती हैं। विकर्ण भी निकालने के लिए पूछा जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, देखिए सामने वाली भुजा क्या है, पृष्ठ क्या है, वो वर्गाकार है। अब उसमें लंबाई गुणते चौड़ाई कर देंगे या फिर भुजा गुणते भुजा कर देंगे, तो भुजा स्क्वायर और एक बार हो गया। और कुल मिला के हमने कहा था कि 6 सतहें हैं, तो इसकी 6 सतहें हैं, तो इसमें 6 से गुणा कर दीजिए क्योंकि सभी सतहें समान हैं। तो ये हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम संपूर्ण पृष्ठ भी लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसका भी संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है, ये हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्या है भैया, इसका देखिए संपूर्ण पृष्ठ का मतलब जैसे हमको इस डिब्बे को कवर करना है कागज़ से, तो ऊपर हम कागज़ लगाएंगे, इधर लगाएंगे, गिफ्ट पैक करके देना है किसी को, नीचे इधर आगे पीछे सभी जगह लगाएंगे, कागज़ चिपकाएंगे एक परत। तो सभी के क्षेत्रफल हमको मालूम होना चाहिए, जैसे ये वाली जगह, या फिर हम नीचे शुरू करते हैं जो ज़मीन है। इसमें देखिए ये लंबाई का हिस्सा कहलाता है, ये चौड़ाई कहता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, और जैसा ये है बिल्कुल ऐसा ही ऊपर भी है। तो हम संपूर्ण पृष्ठ में देखिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा ले लेते हैं और 2 बार लेते हैं, क्योंकि 2 जगह है, ऊपर और नीचे था। ठीक है, और चौड़ाई के साथ ऊंचाई का गुणा करके ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें चौड़ाई है और ऊंचाई का गुणा हुआ है, तो चौड़ाई गुणते ऊंचाई, ये वाला जैसे सतह है बिल्कुल वैसे ही इसके ठीक पीछे भी है। तो दोनों सतहों पे सेम आकार का कागज़ चिपकाया जाएगा, और तो यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई गुणते ऊंचाई, और ये 2 बार है तो हम 2 लगा देते हैं। इन सभी को जोड़ना है हमको। और आखिर में अगर हम सामने और पीछे वाला पृष्ठ देखें तो इसमें लंबाई और ऊंचाई है, इसको ऊंचाई गुणते लंबाई हम कह सकते हैं कि इसमें ऊंचाई है और लंबाई है, और ये 2 सतह हैं आगे और पीछे वाला। इन सभी में से 2 कॉमन लेंगे तो अपना 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। टोटल 6 सतहें थी, तो इसमें 6 सतहों को हमने गिन लिया है, 2 ठी ये वाली, 2 ठी ये वाली, 2 ठी ये वाली, टोटल 6 सतहें हो गई हैं। ओके, तो ये हो गई हमारा आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, और यहाँ पे आयतन और ये संपूर्ण पृष्ठ। अब विकर्ण की बात कर लेते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण का मतलब ये समझिए कि जैसे कि यहाँ पे ये डिब्बा है, इसमें सबसे बड़ी छड़ जो रखी जा सकती है, जैसे हमने अपना मार्कर ले लिया, हमने इसमें पेंसिल रखने की कोशिश की, ठीक है, ये स्याही का डिब्बा है, इसमें अपना मार्कर रखकर हम इसी में रखते हैं। अब देखिए ये बड़े आराम से इसमें चला गया है। अब थोड़ा सा बड़ा होता तो हम इसे तिरछा करके डाल सकते थे, और बड़ा होता कोई चीज़ तो ऐसे करके यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा एकदम नीचे पहुँचाया जाता है और ये वाला हिस्सा ऊपर से टिका देते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लंबी छड़ होती है। तो कुल मिला के बात ये है कि इस कोने से लेकर के ऊपर वाले कोने पर, सामने वाले के ऊपर वाले कोने पर यहाँ पे पहुँचाना, यही सबसे मतलब यही विकर्ण होता है, यही सबसे बड़ी भुजा। इसमें बड़ी छड़ या फिर पेंसिल जो भी लगाना चाहें वो आ सकती है। इसके लिए फार्मूला जो पाइथागोरस के हिसाब से काम करता है वो देखेंगे। विकर्ण बराबर क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसा काम करता है। अच्छा, इसके लिए देखिए जहाँ पे सभी भुजाएं बराबर हैं तो वहाँ पे LBH ना होकर के A² होगा, सभी जुड़ करके 3A² हो जाएंगे और A² बाहर आ जाएगा। और इसका जो विकर्ण हमारा बनेगा, विकर्ण हमारा बन जाएगा यहाँ पे 3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, A² बाहर आके A हो जाएगा, तो हम A√3 कह सकते हैं उसका विकर्ण। ठीक, उम्मीद है आपको समझा पाए होंगे हम। अब चलते हैं सवाल पे ताकि चीज़ें मुश्किल ना हो। ओके, तो बात कर रहे थे इस प्रश्न की जहाँ पे 2 घन दिए गए थे, तो हम एक घन लेते हैं पहले और उसको देखते हैं कि उसका आयतन दिया गया है, तो हम इसको रहने देते हैं घन। हमारे पास है एक घन, ये रही आकृति घन की, और इसका हमको आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है? आयतन 64 दिया गया है। तो सभी भुजाएं ए की हो गई, और आयतन आप जानते हैं कि A³ होता है। A³ बराबर क्या हो गया अपना 64 दिया गया है। अब अगर A की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू क्यों निकालनी है? क्योंकि भाई
भुजा तो हमको कम से कम पता ही होनी चाहिए, और आगे के काम हम तभी कर पाएंगे जब हमको भुजा पता होगी। तो भुजा का पता करना ज़रूरी होता है। तो इसका घनमूल निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका घनमूल निकाल लेते हैं। ए का क्यूब हुआ है, उसका घनमूल जब निकालेंगे तो ए हो जाएगा, और ये होता है 4 चौक 16 चौको 64, 4 की घाते 3 थी, यानी कि क्या मिल जाएगा 4। अब ये सेंटीमीटर दिया गया था तो यहाँ पे सेंटीमीटर इसकी भुजा मिल गई। ओके, अब तो 2 घन दिए गए थे जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है, तो इसका आयतन 64 है तो भुजा 4 हो गई है। संलग्न फलकों को मिलाकर, संलग्न मतलब क्या होता है? संलग्न मतलब 2 फलकें होनी चाहिए जो जुड़ी हुई हों। फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, यानी कि एक और घन था उसको भी यहीं पर ये देखो भाई मिला दिया गया। समझ में आ रही बात? 2 घनों को ऐसे चिपका दिया गया। अब एक नया आकृति बन गई है जिसको क्या कहा जाएगा? घनाभ कहा जाएगा। अब जो घनाभ प्राप्त हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है वो बताना है। तो जब घनाभ प्राप्त हो गया है तो यहाँ पे a प्लस a हो जाएगा बराबर 2a, ठीक है। तो अब हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे घन दिया गया था, घन का आयतन है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे घन की भुजा प्राप्त हो गई है 4। अब जो घनाभ प्राप्त हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। घनाभ की जो लंबाई हो जाएगी, घनाभ की लंबाई वो हो जाएगी 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। कारण ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लंबाई है। चौड़ाई इसे कहेंगे जो कि 4 के ही बराबर रहेगी जो पहले थी। तो चौड़ाई बराबर आपकी 4 सेंटीमीटर रह जाएगी। ऊंचाई पहले भी 4 थी, अभी भी 4 ही रहेगी। ठीक, चित्र में दिखाई दे रहा है, हम कुछ अलग से नहीं बना रहे हैं, सब कुछ सामान्य से सरल सी बात है, आपके आंखों के सामने चित्र में दिखाई दे रहा है। अब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, 2LB + BH + HL। ये लिख लिया हमने, 2 लगा दिया, LB लंबाई गुणते चौड़ाई कर दिया जो कि हो जाएगा 8 × 4 प्लस ये 4 × 4 हो जाएगा चौड़ाई और ऊंचाई, और ये ऊंचाई और लंबाई, ऊंचाई और लंबाई 4 और 8 यानी कि 4 × 8 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, 8 चौके 32 होता है, ये 4 चौके 16 होता है, ये 8 चौके 32 होता है। इन सभी को जोड़ देंगे, 2 4 6 8 8 2 10 का 0, हंसी लगे 1 3 3 6 1 7 1 8 हो जाएगा। गुणते अपना 2 है ही, 8 2 नहीं है 16, 160 दिखाई दे रहा है, और ये सेंटीमीटर क्या होगा? स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। स्क्वायर कहाँ से मिल जाएगा? घाते तो कहाँ से मिल जाएगी भैया? ये देखिए, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, दोनों को गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सभी को जोड़ेंगे तो अपन सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहेगा। ठीक है, जो भी क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है, जो भी आयतन होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, जो भी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो सेंटीमीटर में होती है। और अगर हम आपसे पूछें कि इसका विकर्ण कितना का होगा, कैसा हो, किस में होगा, तो विकर्ण भी एक लंबाई होती है जो कि सेंटीमीटर में रहेगा। अब ये प्रश्न तो समाप्त हो गया, इसका उत्तर आपको 160 मिल गया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, आइए। कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोला किसे कहते हैं? गोले को आधा काट दिया जाए अर्धगोला बन जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गोला क्या होता है। ये जो आकृति दिखाई दे रही है ये वृत्त है, क्योंकि ये 2D है, हमने इस पर बनाया है इसको, देखिए। और जो गोला होता है ना वो त्रिविमीय होता है, जैसे आपकी गेंद हो गई। रोटी और फूली हुई रोटी में अंतर होता है। फूली हुई रोटी पूरी गोल होती है और रोटी जो पचक जाती है चपटी होती है। तो जो चपटी हुई रोटी है वो क्या है? आपका वृत्त है, और जो फूली हुई रोटी है वो आपका गोला है। अब इसकी त्रिज्या हो जाती है r ले लेते हैं, ठीक। अब इसका जो आयतन होता है
वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये याद करने वाली चीज़ होती है। हालांकि इसको भी निकालने का एक तरीका होता है, लेकिन हम उस तरीक़ों को जानने के बजाय सिंपली याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, क्योंकि गेंद का केवल एक ही पृष्ठ होता है, तो जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से आधार पर से इसको काट दिया गया है। काटने के बाद क्या प्राप्त होगा, देखिए एक ऊपर वाला सतह, एक नीचे वाली सतह। हम कोई भी एक सतह बना लेते हैं, ऊपर वाला हिस्सा बना लेते हैं। अब इसकी भी त्रिज्या स्मॉल आर होगी। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में इसका जो आयतन होगा इसका ठीक आधा होगा। आधा करेंगे, ये जो 4 है ना, देखिए आधा करने का मतलब ऐसा करना, ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, और आयतन आपको क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला वही रहने वाला है, बस यही आधा हो जाएगा। और इसका संपूर्ण पृष्ठ देखिए, अब इसमें 2 प्रकार के पृष्ठ होंगे। एक तो होगा वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब ये ऊपर वाला जो टोपी जैसा है। ये देखिए इसका आधा जितना ये था 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और ये जो चपटा वाला हिस्सा है नीचे, कटा हुआ हिस्सा, अगर आप देखेंगे वो सर्कुलर शेप में होगा, वृत्ताकार शेप में होगा, उसकी त्रिज्या आर होगी, और यहाँ का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसका जो संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ की अगर आप बात करेंगे तो ये और प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, 1 पाई आर स्क्वायर इसका जुड़ करके हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसी बात हो रही है। अब उसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हमने समझ लिया कि बर्तन जो अर्ध खोखले, एक खोखले अर्धगोले का आकार, खोखला का मतलब अंदर से खाली है। ठीक है, अंदर से खाली है, खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन रखा गया है, बेलन समझ लेते हैं। ये देखिए ऐसा कुछ बेलनाकार स्थिति होगी, आकृति होगी। इसके आधार की त्रिज्या होगी क्योंकि वो वृत्ताकार है। ठीक है, और इसकी एक ऊंचाई होगी। ठीक है, सीधी ऊंचाई हम कह सकते हैं। अब इसका आयतन, हमने इससे पहले वाले में जब हम घन का घनाभ का आयतन बता रहे थे, उसके बाद उसमें कहा था हमने आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, वो वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गुणित ऊंचाई पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन हो गया। वक्र पृष्ठ की बात कर लेते हैं। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो गोल गोल रहता है, जैसे ये हमारे पास मार्कर है, ये बेलनाकार आकृति है, ये जो उस पर डिज़ाइन लिखा गया है, ये सब कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, ये इसके वक्र पृष्ठ पे लिखी गई हैं। ये नीचे वाले हिस्से पे नहीं लिखी गई है, और यहाँ वाला हिस्सा तो है ही नहीं, उस पर भी नहीं लिखे गए हैं, तो ये केवल वक्र पृष्ठ पे लिखे गए हैं। और वक्र पृष्ठ निकालने के लिए भैया ये आधार का जो परिमाप है वो गुणित ऊंचाई करेंगे। आधार का परिमाप होता है 2 पाई आर, और उसमें ऊंचाई से गुणा करेंगे तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ कैसे होगा भैया, तो ये 2 पाई आर एच जो था ये तो जुड़ेगा ही साथ में। अगर ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे ये है पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, और नीचे वाला भी है पाई आर स्क्वायर, यानी 2 बार है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 पाई आर एच तो था ही। ठीक है, यहाँ पे ये वृत्ताकार शेप वाला, साथ में ये जुड़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर दोनों दिखाई दे रहा है, तो h प्लस आर या फिर r प्लस एच आप कह सकते हैं, ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इनके फार्मूलों के बारे में। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लिख लेते हैं कि जो सवाल में कहा गया है वो कैसे जा रहा है, क्या होना चाहता है। यहाँ पे कहा गया है कि एक अर्धगोला है। अर्धगोले का मतलब ये हुई आकृति, ये हमने अर्धगोला बना दिया, और इसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित। अध्यारोपित का ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, बच्चे पूछते सर अध्यारोपित का मतलब, ज़्यादा कुछ मत समझिए, बस ऐसा समझिए कि उसके ऊपर ऐसा रख दिया गया है, वेल्ड कर दिया गया है, जाम कर दिया गया है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब कहा गया है कि इसका जो अर्धगोले का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 14 सेंटीमीटर है। अगर आप इसके ऊपर रखेंगे तो 14 सेंटीमीटर वाला ही रखेंगे, छोटा या बड़ा आप रख नहीं सकते, कोई मतलब नहीं निकलता है। और इस पात्र की कुल ऊंचाई, यहाँ पे आपको कुल शब्द पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। कुल ऊंचाई यानी ऊपर से लेकर एकदम नीचे तक, टॉप टू बॉटम, ये कितना है 13 है, पूरा कितना है
13 है। अब ऐसी स्थिति में इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करेंगे? हमको दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानकारी लेनी होगी। ये जो अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, और यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठ। ऊपर वाले ढक्कन की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है, ऊपर वाला ढक्कन खाली रहेगा। खाली इसका वक्र पृष्ठ ले लीजिए, इसका वक्र पृष्ठ ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। चीज़ें कैसे निकालेंगे, कहाँ कहाँ से हमको निकालना होगा? सबसे पहले बात इस अर्धगोले की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास अर्धगोला है, ठीक है, इसके लिए जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? देखिए व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और अगर हम त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या ही लिख देते हैं, वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर उसका आधा। बस इतने, इसके लिए इतने की ज़रूरत है और कुछ ज़रूरत नहीं है। बेलन में आ जाएंगे। जो हमारा बेलन है उसका जो त्रिज्या हो जाएगी वो भी हो जाएगी अपनी 7 सेंटीमीटर। उसको व्यास लिखने की हमको ज़रूरत नहीं, समझ में आ रही? जो इसकी त्रिज्या होगी वो भी 7 ही होगी। इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऊंचाई अगर आपने यहाँ पे गलती से 13 रख ली तो गलत हो जाएगा, समझेंगे बात। यहाँ से यहाँ तक लेकर कुल 13 है, और ये जो 7 है ये 7 त्रिज्या बराबर होती है। यहाँ पे त्रिज्या है, यहाँ पे त्रिज्या है, ये 7 बराबर होगा। ये टोटल 13 है। 13 में से इस 7 को घटाना पड़ेगा, 13 में से 7 को घटाना पड़ेगा, तब आपको इसके बेलन की ऊंचाई मिलेगी। तो 13 में से 7 को घटा रहे हैं, कितना मिल जाएगा भैया? 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे बेलन की ऊंचाई। अब बस हो गई बात खत्म। हमको निकालना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि बराबर हो जाएगा बेलन के वक्र पृष्ठ के, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। समझने वाली बात है, बस इतनी सी बात। दोनों के वक्र पृष्ठ को जोड़ दीजिए, आपको इस पूरे का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। तो इसके फार्मूलों को रखते हैं। वो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वो बेलन का वक्र पृष्ठ है 2 पाई r h है, प्लस इस अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठ वो हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। चीज़ों को रखेंगे, 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे, r का मान हम यहाँ पे 7 रखते हैं, h का मान अपना 6 मिल गया था, प्लस 2 रखते हैं, गुणते 22/7 रखते हैं, r का मान 7 गुणते 7 रख लेते हैं। एक 7 से 7 काट दो, इस 7 से इस 7 को काट दो, और यहाँ पे गुणा करो भैया। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगे 2, 12 दूनी 24, 2 26, इतना मिल गया यहाँ पे गुणा करने पर। और यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हासिल लगे 2, 14 दूनी 28, 28 2 30, इतना मिल गया। जोड़ेंगे 8 4 12 हासिल लगे 1, 6 0 में 1 जुड़ जाएगा हासिल, 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही मिल जाएगा आपके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपको ज्ञात करना था।